कैसे आपका शेड्यूल रहता था कि कितने घंटे आप डेली पढ़ाई करते थे और कैसे सब कुछ मैनेज करते थे, जॉब जाना प्लस आपकी तैयारी और फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पर लेना। साथ में हमेशा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दो चीज जी। हमारे पास हमेशा रहनी चाहिए। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे हमें अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। एनसीईआरटी से हमें शुरुआत करनी चाहिए। इन कोई स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम वो मेंस देने जाएगा या फिर अभी प्रिपरेशन कर रहा है, तो क्या वो आंसर शीट अभी से देखना स्टार्ट करे उस थिंकिंग के लिए, मतलब उस थिंकिंग डेवलप करने के लिए या फिर पहले आंसर राइटिंग सीख ले अच्छे से। और जो कमिंग पीसीएस है उसमें तो उत्तराखंड का वेटेड प्रीलिम्स में भी काफी बढ़ गया है, और मेंस में तो दो सेपरेट पेपर्स उत्तराखंड के हैं। जी। तो इसके लिए मेरी जो प्रिपरेशन थी, देखिए परीक्षा हमारी तो बेसिक बुक होती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। एक हिंदी का पेपर भी होता है। अगर आपकी बेसिक हिंदी तो आपको इतनी आनी चाहिए कि आप परीक्षा वाणी से पढ़ के उसको समझ सकें। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको पता है इंटरनेट की दुनिया है, इजीली हमारे पास बहुत सारे नोट्स असेंबल हो जाते हैं, बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। बट उनको पढ़ने का तरीका क्या है, एक बार व्यूअर्स को ये बताइए कि जो टॉपिक्स को आपको लगता है कि आप नहीं लिख पाओगे, उस टॉपिक के मैं अपनी नोट्स बना देता था। लगभग मेरे पास हर टॉपिक के एक एक दो दो पेज के नोट्स रहते थे। चाहे वो कोई स्टैंडर्ड बुक से कंटेंट देखें, चाहे वो हम नेट से देखें, लेकिन मैं एक एक दो दो पेज के उनके नोट्स बना देता था। जी। उससे ये फायदा रहता है कि आपका जब मेंस का एग्जाम बिल्कुल पास आने वाला है, तो आप उन सब नोट्स को एक साथ रिवाइज कर सकते जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो कंटेंट है वो हिंदी में इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट इंग्लिश में उस कंटेंट को ढूंढ पाना बहुत टफ है। तो वो कैसे आपने असेंबल किया और कैसे उसको पढ़ा। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो के टॉपर्स पॉडकास्ट में एक और टॉपर आज मेरे साथ बैठे हैं। हाल ही में यूकेपीएससी 2021 का परिणाम जारी हुआ है। यूकेपीएससी 2021 परीक्षा में अपना छठवां स्थान सुनिश्चित करने वाले आदित्य तिवारी जी आज हमारे बीच में हैं। उनसे जानेंगे उनका अनुभव कि कैसे उन्होंने इस परीक्षा में सफलता पाई, कितना संघर्ष उन्होंने इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए किया। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई टॉक शो पर। हैं। थैंक यू वेरी मच। अ, सबसे पहले बेसिकली छोटा सा हम आप एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि आपका कहाँ से है, मूलतः कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है और माध्यमिक शिक्षा कहाँ से हुई है, साथ ही आपने अपना ग्रेजुएशन क्या किया है। जी, मैं डॉक्टर आदित्य तिवारी। मेरी शिक्षा जो है प्राथमिक पिथौरागढ़ से हुई है, जो मेरा ग्रेजुएशन तक भी है। मेरी 12th कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी से किया, पन्नागढ़ से, वेटनरी साइंस में। जी। 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। यूपीपीसीएस 2019 में फिर मेरा एज ए वेटनरी वेलफेयर ऑफिसर सिलेक्शन हो गया था। तो अभी 2021 से मैं यूपी में बरेली नगर निगम में एज ए वेटनरी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो यूकेपीएससी है इसमें आने की कैसे सोची, क्योंकि ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि आप बरेली में जॉब कर रहे हैं और अच्छी जॉब आप कर रहे हैं, तो आपको कब लगा कि मुझे इस तरफ स्विच करना चाहिए। देखिए, अपनी स्टेट में सर्व करना मेरा हमेशा से ड्रीम था। तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था, बट हमेशा मेरे माइंड में ये था कि मुझे अपने स्टेट के लिए सर्व करना है, अपने होम जी। स्टेट के लिए। जी। तो वो कहीं ना कहीं एक मेरे को हमेशा वो चीज़ मोटिवेट करती थी। जी। तो मैंने तो इसलिए उसके साथ साथ जो है उत्तराखंड की प्रिपरेशन भी की। जब आपने कहा कि आपने 2021 से तैयारी करना स्टार्ट करी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये क्लियर कर दीजिए कि आपने जो पीसीएस की परीक्षा है वो किस मीडियम में दी थी, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। और जब तैयारी करने की आपने सोची तो किस मोड को आपने चुना, क्या आपने सेल्फ स्टडीज की या फिर आपने कोई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के थ्रू तैयारी की। नहीं, इनिशियली ग्रेजुएशन के बाद मैंने लगभग 1 से 1.5 साल दिल्ली में रहकर कोचिंग करी थी, जनरल हम्म। सिविल सर्विसेज की। हम्म। उसके बाद फिर मेरा जब 2021 में यहाँ सिलेक्शन हो गया यूपी में, तो उत्तराखंड के लिए फिर मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी करी। और हम्म। साथ साथ कोचिंग पे बस ये है कि टेस्ट सीरीज और इसके लिए डिपेंड रहता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप ऑलरेडी जिस दिन रिजल्ट आया, आई थिंक आप उस दिन जॉब पर होंगे या फिर कहीं बाहर होंगे, तो आपको सबसे पहले रिजल्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसने दी और कैसे आपको पता लगा कि ये रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट काफी लेट आया था, शायद जी। 8 8 बजे बाद आया था, तो जॉब से तो हम आ गए थे, घर पे ही था। तो सबसे पहले मैंने वही साइट पे पीडीएफ देखी। तो उसके बाद मुझे कंफर्म नहीं हुआ कि मेरा ही है, तो मैंने फिर घर में कॉल किया। हम्म। घर में अपने भाई से पूछा कि एक बार चेक कर लीजिए कि यही मेरा रोल नंबर है या नहीं। फिर फादर से पूछा। हम्म। फिर जब वहां से भी कंफर्मेशन मिल गया, तो फिर मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, मेरा नहीं है। तो कैसा माहौल था, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, और साथ में आपके घर परिवार में कैसा माहौल था आपके सिलेक्शन के बाद।
सिलेक्शन के बाद सभी लोग काफी खुश थे। सभी लोग, क्योंकि मेरे फादर भी पहले से पुलिस में हैं, तो मुझे भी डिप्टी एसपी की पोस्ट मिली, तो काफी अच्छा माहौल था घर में। हम्म। सिलेक्शन हो जाएगा तो उम्मीद थी मुझे, क्योंकि पेपर सब अच्छे गए थे। जी। बट डिप्टी एसपी पोस्ट मिली, तो इससे खुशी मेरी और काफी अच्छी हुई। जी। मुझे ये चीज जाननी है, क्योंकि आपने बोला कि आपने तैयारी 2021 से स्टार्ट करी। इससे पहले आपने लोअर पीसीएस वगैरह ट्राई किया था, या साथ में यूकेपीएससी की अन्य परीक्षाएं आती हैं उसमें आपने कोशिश की थी परीक्षा देने की, या क्या आपकी ये पहली परीक्षा थी जिसमें आपको सफलता मिल गई? नहीं, जैसा मैंने बताया, मैं यूपी पीसीएस 2019 मैंने पहले ही क्वालिफाई कर दिया था, जिसमें मुझे वेटनरी वेलफेयर ऑफिसर पोस्ट मिली थी, जिसमें मैं अभी कार्यरत हूँ। उसके बाद फिर मैंने, जब 2021 का ये उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम आया, तो हम्म। फिर मैंने इसको इसी के लिए अप्लाई किया था। लोअर भी मैंने अप्लाई किया था, बट उसमें मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था। जी। तो फिर मैंने फिर डेडिकेटेड जो है उत्तराखंड अपर पीसीएस की तैयारी करी। तो आप जो जॉब के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? क्योंकि हम आगे आएंगे, आपने तैयारी कैसे करी, आपने बताया कोचिंग करी, बट सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि आप 10 से 5 या जितने घंटे की आप ड्यूटी करते थे, देन उसके बाद अपना माइंड सेट प्रिपेयर करना, कैसे आप इस सब को मैनेज करते थे? हाँ, ये तो चैलेंजिंग रहता है जॉब के साथ प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करना। बट जब भी मुझे टाइम मिलता था, जब भी मुझे टाइम मिलता था जॉब के बाद, चाहे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो, चाहे वीकेंड्स में टाइम हो, या कोई हॉलीडेज हो, तो मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखता था। यही है कि मतलब जॉब में आने के बाद भी मैंने कभी प्रिपरेशन छोड़ी जी। नहीं। डेली कोई ना कोई थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, तो वो हम्म। कहीं ना कहीं मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल। सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब आपने जब बोला कि आपने कोचिंग करके आ चुके थे आप, देन उसके बाद आप एक अच्छी जॉब लेने लग चुके हैं, तो आपने तैयारी स्टार्ट करी, तो कैसे आप मतलब मैनेजमेंट करते थे, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते थे? एक बार स्टार्टिंग से, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं ज्यादातर यहाँ पर हमारी वीडियोस एस्पिरेंट्स लोग देखते हैं, तमाम उत्तराखंड के अंदर या बाहर राज्य स्तरीय जो पीसीएस देना चाहते हैं। अपकमिंग आपको पता ही है, पीसीएस का मेंस होना है नवंबर में। तो उन लोग स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो कैसे प्रिपेयर करें? क्योंकि आपने देखा होगा कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो कंटेंट है वो हिंदी में इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट इंग्लिश में उस कंटेंट को ढूंढ पाना बहुत टफ है। तो वो कैसे आपने असेंबल किया और कैसे उसको पढ़ा? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हिंदी मीडियम के लिए तो कंटेंट काफ़ी है, लेकिन इंग्लिश में उत्तराखंड स्पेसिफिक बुक्स काफ़ी कम है। और जो कमिंग पीसीएस है उसमें तो उत्तराखंड का वेटेज प्रीलिम्स में भी काफ़ी बढ़ गया है, और मेंस में तो दो सेपरेट पेपर्स उत्तराखंड के हैं। जी। तो इसके लिए मेरी जो प्रिपरेशन थी, देखिए परीक्षा हमारी तो बेसिक बुक होती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। एक हिंदी का पेपर भी होता है। अगर आपकी बेसिक हिंदी तो आपको इतनी आनी चाहिए कि आप परीक्षा वाणी से पढ़ के उसको समझ सकें। जी। तो परीक्षा वाली मेरी उत्तराखंड की जो बुक थी वो थी। उसके अलावा इंग्लिश में विंसर की जो ईयर बुक आती है, वो मैंने जी। रिफर की थी। साथ साथ आप चाहे तो एक हिमांशु कपड़िया सर की बुक है, वो भी मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए वो रिफर करी थी। इसके अलावा ऑनलाइन मीडियम है, जैसे उत्तराखंड की ऑफिशियल साइट्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, मेंस पर्पज के लिए मैंने वहां से कंटेंट अपना प्रिपेयर किया था। जी। आपने बताया कि आपने मतलब इतना सारा कंटेंट इकट्ठा किया, और उसके बाद जैसा हम जानना चाहते हैं, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको पता है इंटरनेट की दुनिया है, इजीली हमारे पास बहुत सारे नोट्स असेंबल हो जाते हैं, बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं, बट उनको पढ़ने का तरीका क्या है, एक बार व्यूअर्स को ये बताइए। क्योंकि होता क्या है, कंटेंट इजीली अवेलेबल हो ही जाता है, बट पढ़ने में समस्या आती है। कैसे आप उन किताबों को पढ़ते थे, अपने नोट्स को पढ़ते थे? दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी यूपीआई आईडी स्क्रीन पर आ रही है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। इस पर आप डोनेट कर हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को ज्वाइन कर या थैंक्स बटन के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपके छोटे से सहयोग से भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो जैसे अगर हमें स्टार्टिंग करनी है प्रिपरेशन की, तो एनसीईआरटी हमारी बेसिक्स है। जी। एनसीईआरटी से हमें शुरुआत करनी चाहिए। और साथ में हमेशा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दो चीज़ जी। हमारे पास हमेशा रहनी चाहिए। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे हमें अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। एनसीईआरटी से हमें शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे, कि हर सब्जेक्ट की एक एक स्टैंडर्ड बुक होती है। जैसे हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी की लिए एनसीईआरटी इनफ है। तो हर सब्जेक्ट की एक एक स्पेसिफिक बुक हमें वो पढ़नी चाहिए। उसके बाद जैसे हमारा प्रीलिम्स का टाइम आता है, तो हमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वो काफ़ी करनी चाहिए। जितने हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए।
जी। और हमें जो भी चीज़ हमें लगता है कि हम रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसके में हमेशा शॉर्ट नोट्स बना लेता था, चाहे ऑनलाइन नोट्स हो या चाहे वो ऑफलाइन नोट्स हो। तो नोट्स बनाने मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है। उससे आपका जो कंटेंट है वो प्रिसाइज एक सेव कर सकते हैं, और रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल है। और मेंस की अगर मैं बात करूं, तो मेंस में तो मेरा यही सजेशन है कि जो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, वो आपको एक एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। जो टॉपिक्स को आपको लगता है कि आप नहीं लिख पाओगे, उस टॉपिक के मैं अपनी नोट्स बना लेता था। लगभग मेरे पास हर टॉपिक के एक एक दो दो पेज के नोट्स रहते थे। चाहे वो कोई स्टैंडर्ड बुक से कंटेंट देखें, चाहे वो हम नेट से देखें, लेकिन मैं एक एक दो दो पेज के उनके नोट्स बना लेता था। जी। उससे ये फायदा रहता है कि आपका जब मेंस का एग्जाम बिल्कुल पास आने वाला है, तो आप उन सब नोट्स को एक साथ रिवाइज कर सकते सर मुझे ये बताइए, आप जैसा कि आपने बोला कि एनसीईआरटी का आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में रेफरेंस दिया, बट एनसीईआरटी हमने अक्सर देखा है कि जब हमारा इनिशियल स्टेज होता है, जब हम स्कूल टाइम पर होते हैं तो इतनी सीरियसली उसे पढ़ते नहीं है। तो जब हम ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो वहां पर सभी एस्पिरेंट्स के द्वारा ये कहा जाता है कि एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी अपने आप में बहुत किताब आपको पता ही है कैसी है, तो उसके नोट्स कैसे बनाया जाए, साथ में को कैसे पढ़ा जाए, क्या बेस्ट तरीका है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो इजीली उस कंटेंट को अपने ग्रैब कर पाए? हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप मल्टीपल बार पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही वो एनसीईआरटी जो है, वो आपको हर बार जब आप पढ़ेंगे, आपको कोई ना कोई नई चीज एनसीईआरटी से मिलेगी। तो मुझे ये लगता है कि कम से कम आपको नोट्स बनाने से पहले एनसीईआरटी को 4 से 5 बार पढ़ लेना चाहिए। जब जी। आप 4 5 बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ चीज़ आपको रिटेन नहीं हो पा रही है, या कुछ चीज़ आपकी जो है आपको टफ लग रही है, आप उस चीज़ के बस नोट्स बना लीजिए। जी। एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक बुक्स है, तो आप उसको कम से कम 4 5 बार पढ़ लीजिए, और फिर भी अगर आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है, तो तब आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाइए। जी। और बाकी जो आपने स्पेक्ट्रम का जिक्र करा या बाकी किताबों का आपने जिक्र करा, क्या आप उनके भी नोट्स बनाते थे या फिर बुक से डायरेक्ट उनको पढ़कर की पॉइंट्स को मतलब इस तरीके से करते थे आप? देखिए, एनसीईआरटी के अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको मल्टीपल रीडिंग्स करनी पड़ेगी। एक एक बुक लीजिए आप, बस पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले ली, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ले ली, एंशियंट के लिए आपने एंशियंट की जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है वो ले ली। तो उसको आप मल्टीपल बार पढ़िए। जब आप उसको कई बार पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं। और दूसरा जी। इसमें मैं यही चीज़ ऐड करना चाहूंगा कि आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस देखिए। जी। उसके बेसिस पे आपको खुद ही एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ के आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है। तो जी। उन चीज़ों के आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे अगर जी। हम बात करें मेंस के लिए, तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, इनके जी। आप नोट्स बना के उसमें उत्तराखंड का रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं। जी। तो इस तरीके से आप नोट्स बना जी। सकते आपने ये बताया नोट्स बना सकते हैं, बट जब आप आंसर राइटिंग करने जाते हैं और आंसर राइटिंग आप करते हैं, वहां पर इतना सारा पढ़ने के बाद में किसी कोई एस्पिरेंट है, मान लीजिए उसने सब कुछ पढ़ लिया जैसे आपने तरीका बताया, अब वहां पर बात आती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, आंसर राइटिंग की, तो वहां पर बेस्ट तरीका क्या है आंसर राइटिंग करने का, कि किस तरीके से वो लिखे? क्या वो की पॉइंट्स में लिखे या अलग अलग तरीके से लिखे? कैसे बेस्ट आंसर राइटिंग हो सकती है, आप ये जरा बताइए। हैं। आंसर राइटिंग के लिए मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले लिखना शुरू करिए। आप चाहे बुरा लिखते हैं चाहे अच्छा लिखते हैं, आप कंटेंट अपने जो थॉट्स हैं उनको एज ए राइटिंग प्रैक्टिस में लाना आप स्टार्ट करिए। जब आप धीरे धीरे लिखने लगेंगे आंसर, तो आपको खुद ही लगेगा कि आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो रही है। दूसरा, मैं एक चीज़ ये सजेस्ट करूंगा कि आजकल विभिन्न जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो टॉपर्स के आंसर शेयर कर लेते हैं, और जी। आरटीआई के माध्यम से भी उत्तराखंड टॉपर्स के आंसर हमारे पास रहते हैं। तो जी। आप उनसे कंपेयर करिए कि कैसे उन्होंने आंसर लिखे हैं, किस आंसर में उनको बहुत अच्छा मार्क्स दिए एग्जामिनर ने, किस आंसर में उनको कम मार्क्स दिए। तो एक आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न की आपकी राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए। जी। तो अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग की, और प्रॉपर इवेल्युएशन करेंगे उसका, तो आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो सकती जी। आपने ये बहुत अच्छा रेफरेंस दिया कि टॉपर्स की जो आंसर शीट है उसको पीडी आरटीआई के थ्रू मंगवा लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल करवा देते हैं। बट एक स्टूडेंट्स थे, उनका ये कंसर्न है, जैसे मैं पढ़ रहा था कमेंट बॉक्स में हमारे, इससे पहले जब हमने उत्तराखंड टॉपर आशीष जोशी जी का इंटरव्यू लिया, साथ में वैभव कांडपाल जी, सभी ऑलमोस्ट टॉपर्स के इंटरव्यू हम कंडक्ट कर चुके हैं। तो वहां पर स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था कि जो कोई स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम वो मेंस देने जाएगा या फिर अभी प्रिपरेशन कर रहा है, तो क्या वो आंसर शीट अभी से देखना स्टार्ट करे उस थिंकिंग के लिए, मतलब उस थिंकिंग डेवलप करने के लिए, या फिर
पहले आंसर राइटिंग सीख ले अच्छे से, देन उसके बाद कंपेयर करे? कब उसको आंसर शीट देखनी चाहिए टॉपर्स की? देखिए, राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। जी। लेकिन आपको अपना पेपर इवेलुएट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। या तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, वो आपका पेपर इवेलुएट कर ले। हम्म। या फिर आप सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं, तो उसको आप खुद इवेलुएट कर सकते हैं। या आप जी। टॉपर्स के कॉपी के से कंपेयर करके उसका इवेलुएट कर सकते हैं। तो मेन जी। चीज़ ये है कि आपको अपने आंसर्स को इवेलुएट करना बहुत जरूरी है। वरना जी। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स आंसर लिखते रहते हैं, हमको खुद ही आइडिया नहीं होता कि हम हमारा पैटर्न सही है या गलत है। बिल्कुल। तो कोई ना कोई ये गाइडेंस जरूर होनी चाहिए हमारे पास कि ये जो आंसर्स लिख रहे हैं वो एक सही पैटर्न है या गलत पैटर्न है। जी। आपने मॉक टेस्ट दिए थे अपने मेंस लिखने से पहले? आप मॉक टेस्ट दिया करते थे, या कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट आपके मेंस में बैठने से पहले? मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मेंस में मेन चीज आंसर राइटिंग ही है। जी। आपको कितना नॉलेज है ये चीज पे डिपेंड नहीं करता, कितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर्स को, उस चीज पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो आंसर राइटिंग से आपकी यही स्किल डेवलप होगी कि आप कभी कभार ऐसे क्वेश्चन चाहेंगे जिसकी आपको नॉलेज काफी कम होगी, लेकिन आप उसका फिर भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो यही जी। चीज आपको आंसर राइटिंग से डेवलप करनी पड़ेगी, और इसके लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। जी। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए 6.5 से 7 मिनट मिलते हैं बस। जी। इतने टाइम में आपको सोच के पूरा एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के वो पूरा आंसर लिखना है। हम्म। तो ये चीज तभी हो पाएगी जब आप मॉक दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज। जी। तो मॉक टेस्ट मेरे को लगता है कि देना काफी जरूरी है मेन से पहले। जी। और मॉक इंटरव्यूज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे, और कितना फायदा मॉक इंटरव्यूज से रहता है? क्योंकि अक्सर आंसर राइटिंग वगैरह पोर्शन हम कर लेते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरव्यू पोर्शन या फिर इसमें वीक पॉइंट होता है, तो इसका क्या रोल है मॉक इंटरव्यूज का? मॉक इंटरव्यूज मुझे लगता है काफी जरूरी है हमारे लिए इंटरव्यू से पहले। इंटरव्यू क्या हो तो हमारा पर्सनैलिटी का टेस्ट है, वो जी। पर्सनैलिटी टेस्ट है। हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है उसमें। उसके लिए आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, जी। लेकिन बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको मॉक इंटरव्यू जो है वो जरूर देनी चाहिए। क्योंकि जी। वहाँ जैसे हम मेंस की बात करें, वहाँ मेन चीज़ है कि आप नॉलेज को कैसे लिख पाते हैं। इंटरव्यू मेन ये चीज़ है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं बोलने के तरीके से। तो वो चीज़ आपकी तभी डेवलप होगी जब आप या तो आप खुद ही बोलिए। देखिए आप शीशे के सामने, जैसे मैं ये कई बार करता था, क्योंकि हम्म। मैं जॉब भी करता था तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था मॉक देने का। तो आप हम्म। शीशे के सामने खुद क्वेश्चंस देख के उसके आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिए, जी। या फिर आप मॉक दे दीजिए। तो मॉक मुझे लगता है काफ़ी जरूरी है इंटरव्यू देने के लिए। जी। और इंटरव्यू मुझे लगता है कि आपको अपने पॉजिटिव साइड में आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे हमेशा देना चाहिए। जो जी। आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको हमेशा इंटरव्यू में शो करनी चाहिए, और जो आपकी वीकनेस है वो आपको उतना हाइड करनी चाहिए। तो अगर जी। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता होगा आपको, तो आपका इंटरव्यू हमेशा अच्छा जाएगा। कुछ एक स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कंसर्न रहते हैं ऐसे राइटिंग को लेकर, तो कैसे ऐसे राइटिंग अपनी इंप्रूव की जाए? कोई बुक अगर आप सजेस्ट कर पाए ऐसे राइटिंग के लिए, या फिर स्पेसिफिक कोई यूट्यूब चैनल की जिसके थ्रू वो अपने आंसर राइट ऐसे राइटिंग को सुधार पाए? देखिए, ऐसे राइटिंग के लिए मैं यही कहूंगा कि आपका अगर पहले जीएस पूरा अच्छे से प्रिपेयर होगा, तो आपके पास काफी कंटेंट होगा ऐसे का। हम्म। दूसरा इसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग। आप हम्म। चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल जरूर पढ़िए। जी। आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उससे आपको पैटर्न भी पता चलेगा, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, और आपके पास कंटेंट भी प्रिपेयर होगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग मुझे लगता है कि मेंस के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एडिटोरियल खास करके ऐसे राइटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और साथ साथ आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। एक जैसे उसका पैटर्न होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है, कैसे हमें एक अलग अलग डायमेंशंस में ऐसे को लिखना है। वो जी। चीज़ आप प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है ऐसे में काफ़ी हम अच्छे नंबर ला सकते जी। साथ में करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे प्री हो या मेंस हो, क्योंकि करंट अफेयर के बिना शायद ही मतलब इस परीक्षा में अपना सिलेक्शन लेना बहुत टफ है। तो करंट अफेयर की कुछ एक टिप्स दे दीजिए ताकि करंट अफेयर इजीली कवर अप हो जाए सारे। हैं। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो जी। न्यूज़पेपर रीडिंग देखिए मस्ट है, न्यूज़पेपर हमको पढ़ना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर से है कि हमारी करंट अफेयर्स तो प्रिपेयर होते ही होते हैं, साथ में हमारा मेंस और इंटरव्यू का भी जो है प्रिपरेशन साथ साथ हो जाती है। जी। इसके अलावा न्यूज़पेपर के अलावा मैं ये कहूँगा कि प्रीलिम्स से पहले हमें जो भी एक मैगजीन आती है एनुअल करंट अफेयर्स की, उसको रिफर करना चाहिए उसमें, क्योंकि ये हमें कंसाइज जो है प्रीलिम्स के स्पेसिफिक करंट हमारा तैयार हो जाता है। मेंस की अगर बात करें
तो मेंस में मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स जो हमें वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। सिलेबस में जो जो टॉपिक है और जो वो टॉपिक हमें करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में दिख रहे हैं, तो हमें वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उनके नोट्स भी बना लेने चाहिए। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहता है सिलेबस में, तो हमें ब्रिक्स से या WTO से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पता चली जो हमारे करंट में है, या इंडिया के जी। फॉरेन रिलेशन से उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आई, तो वो चीज़ हमें न्यूज़पेपर से पढ़ के उनके अगर हम नोट्स भी बना लें तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। आपने बहुत चीजें जो स्टूडेंट के हमारी क्वेरीज थी, क्योंकि प्रीवियस इंटरव्यूज जितने हमने करे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे, सबके अपने अपने आंसर रहते हैं। बट मुझे एक चीज ये बताइए, जितना सब कुछ आपने ये बताया है, अगर कोई स्टूडेंट आपकी वीडियो देखता है तो इन सबको फॉलो कैसे करे, कैसे वो मोटिवेट रहे? क्योंकि होता क्या है, आपने देखा होगा अक्सर स्टूडेंट भटक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी टॉपर्स की आजकल इंटरव्यूज चल रहे हैं या बहुत सारे लोगों को वो सुनते हैं। तो कैसे वो सही तरीके से सबको असेंबल कर कर अपनी स्ट्रेटेजी बना पाए? देखिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना तो बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। आपको टाइम देना पड़ेगा, अ, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो बेस्ट चीज़ है। तो मुझे ये लगता है कि आप पेशेंस रखिए। लगातार अगर आपको असफलताएं भी मिलती हैं, जिस जी। टाइम पे भी आपको ये लगे कि अब मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, तो जी। मुझे लगता है वो वही पॉइंट है जहाँ आपको एक जो हम कहते हैं कि सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड में जो डिफरेंस रहता है, वो वही पॉइंट का है। अगर आप उस पॉइंट पे हार के आपने सब कुछ छोड़ दिया, तो आप कहीं ना कहीं फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपने वहां से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, फिर आपने हिम्मत रख के अपना डेडिकेटेड आप मेहनत करते रहे, तो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट सफल हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को अपने लिए ट्रुथफुल रहना चाहिए। आप खुद को एनालाइज करिए कि क्या मैं रियली सच में प्रिपरेशन एक डेडिकेटेड तरीके से कर रहा हूँ या नहीं। जी। तो मुझे लगता है उत्तराखंड के बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है। अगर हम डेडिकेटेड तरीके से तैयारी में लगे रहें तो हम बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते और कितना एक्साइटेड हैं आप अपने जो सिलेक्शन है उसकी ज्वाइनिंग के लिए? हैं। जी बिल्कुल, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं पहले से अपने स्टेट में सर्व करना चाहता था, लोगों के लिए सर्व करना चाहता था। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, भगवान का। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। पुलिस की काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है, साथ में काफ़ी एक्साइटिंग भी जॉब है। अलग जी। अलग एस्पेक्ट्स है उत्तराखंड में पुलिस के, चाहे डिजास्टर हो चाहे क्राइम हो। जी। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ ट्रेनिंग के लिए भी और आगे जॉब के लिए भी। जी। इंटरव्यू को वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेना चाहूंगा, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एस्पिरेंट्स आपने देखा है अक्सर लाइब्रेरीज जाते हैं और वहां पढ़ते हैं, देन उसके बाद कभी सिलेक्शन ना हो, कुछ एक नंबर से रह जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। और आप जॉब के दौरान इस किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते थे? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, एक बार तरीके से बता दीजिए कि कैसे आपका शेड्यूल रहता था, कि कितने घंटे आप डेली पढ़ाई करते थे और कैसे सब कुछ मैनेज करते थे, जॉब जाना प्लस आपकी तैयारी और फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पर लेना। देखिए, अगर मैं शुरू से बताऊं तो मैं एक्चुअली प्रेफर करता हूँ मॉर्निंग पढ़ना। तो जी। मॉर्निंग में मैं लगभग सुबह 6 बजे से स्टार्ट करता था अपनी पढ़ाई। जी। तो लगभग वो 10 बजे तक चलती थी, बीच में ब्रेकफास्ट हो जाता था। 10 बजे जी। से मेरा ऑफिस टाइम शुरू हो जाता था। जी। ऑफिस में भी जब भी मुझको टाइम मिलता था तो एक मेरे पास मैगजीन या एक बुक हमेशा रहती थी। तो वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ रिवाइज या पढ़ते रहता था। उसके बाद इवनिंग में 5-6 बजे के बाद जितना टाइम मिलता था, उसमें मैं अपनी प्रिपरेशन करता था। तो टाइम जी। मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। जॉब के साथ साथ आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बस तैयारी आप ब्रेक मत करिए, लगातार तैयारी करते रहिए। तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी। दूसरी चीज, मुझे ये बताइए, जो आपको सक्सेस मिल गई इस एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे आपके नोन में ऐसे होंगे इस एग्जाम में नहीं हो पाए, और अब अपकमिंग जो पीसीएस मेंस है नवंबर में उसको शेड्यूल्ड है मेंस, तो कैसे वो मोटिवेट रहें और क्या गलती वो ना करें जो आपने मतलब क्योंकि आप वहां सिलेक्टेड हुए उस एग्जाम में, पहले 2021 का एग्जाम जो है, आपने ऐसी गलतियां क्या नहीं करी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो गलती ना करें? देखिए, जिनका अभी प्री क्वालिफाई हो गया है और मेन से देना है, उनके लिए तो यही है कि काफ़ी टाइम कम है, क्योंकि नवंबर में मेन शेड्यूल है। जी। तो उत्तराखंड का भी पोर्शन ऐड हो चुका है। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मुझे लगता है इस बार। तो उत्तराखंड जो के दो पेपर हैं, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। उनके हर एक जो टॉपिक मेंस में लिखा है, एक एक टॉपिक वाइज आप अपनी नोट्स बना लीजिए।
चाहे वो कोई भी बुक हो, परीक्षा वाणी हो, विंसर हो, या आपको ऑनलाइन नेट का सोर्स लेना पड़े, तो आप जी इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। साथ में हिंदी और एथिक्स, क्योंकि एथिक्स का आप कंप्लीट अलग पेपर है, ये दो जी पेपर और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जी तो उनके लिए तो यही सजेशन है कि आप नोट्स बनाइए, अपने रिवीजन करिए और आंसर राइटिंग करिए। जिनका आप दोबारा स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन, तो मुझे लगता है उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आप लगातार अपने बेसिक्स क्लियर करिए। आपका अगर मेंस वीक है, उसकी आप प्रैक्टिस करिए। अभी आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स वीक है, आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रीलिम्स के लिए आप घटना चक्र की, जो हर सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की एक बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। जी तो आपका जो भी वीक है वो आप अभी कवर कर लीजिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन कभी भी उत्तराखंड के एग्जाम हो सकते हैं, लोअर हो जी सकता है, अपर हो सकता है। जी तो बिल्कुल आपको, मुझे लगता है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों को। लगातार अपनी अगर हम प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे, तो हमें जी। कहीं ना कहीं फ्यूचर में बिल्कुल हम मदद करेंगे। और मुझे ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या आपकी जर्नी यहाँ पर अब समाप्त हो चुकी है या यूपीएससी की तरफ आप अभी देख रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करेंगे? हाँ, यूपीएससी का देखिए, मैंने स्टार्टिंग यूपीएससी के प्रिपरेशन से ही करी थी। बट फिर जॉब के बाद उत्तराखंड और यूपीएससी दोनों मैनेज करना काफी टफ हो गया था मेरे लिए। तो उस हम्म टाइम पे फिर मैंने डेलीगेट पे उत्तराखंड की प्रिपरेशन करी। हम्म। तो फिलहाल तो अभी मैं बिल्कुल ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ। अगर वहाँ टाइम मिल पाया और जॉब में टाइम मिल पाया बाद में, तो मैं डेफिनेटली यूपीएससी का अटेम्प्ट दूंगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय हमें देने के लिए, सभी एस्पिरेंट्स को देने के लिए। उम्मीद करेंगे जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो और अच्छे से जो आपका ड्रीम था कि अपने स्टेट को सर्व करने का, वो आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी यूपीआई आईडी स्क्रीन पर आ रही है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। इस पर आप डोनेट कर हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को ज्वाइन कर या थैंक्स बटन के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपके छोटे से सहयोग से भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।